गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर स्टडी विद विनोद सर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धान की खेती, पैडी क्रॉप से संबंधित जो भी बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं या संभावित बनते हैं, उन सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और जितने भी प्रश्न होंगे वो महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं या नए हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, ये जो आज का सेशन है ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित कोई एग्जाम हो, चाहे वो आप किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आज का। तो आइए हम जानते हैं पैडी मीन्स धान की खेती। पैडी मीन्स धान। हम बात करें धान की तो ये बॉटनिकली सबसे पहले हम लेके चले। बॉटनिकली इसका बॉटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा है। सेटाइवा, ओराइजा सटाइवा की अगर हम बात करें, इसमें 2n बराबर 24 होते हैं। इसकी ओराइजा सटाइवा की टोटल 24 स्पेसीज हैं। 24 स्पेसीज हैं। 24 प्रजातियां स्पेसीज में से 22 स्पेसीज हैं, जो 22 स्पेसीज वो वाइल्ड है, जंगली है। मीन्स धान की कुल 24 प्रजातियां हैं। 24 में से 22 जो प्रजाति हैं वो मतलब जंगली हैं, जो कल्टीवेटेड नहीं होती हैं। केवल 2 प्रजातियां ऐसी हैं जो कल्टीवेटेड करते हैं, ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लैवेरिमा। ये 2 प्रजातियां हैं जिन्हें उगाया जाता है। तो ये जो ग्लैवेरिमा है ये साउथ अफ्रीका में ग्रो की जाती है। साउथ अफ्रीका में इसे ग्रो किया जाता है। इसकी अगर हम बात करें सटाइवा की 3 सब स्पीसीज हैं, जैसे इंडिका ये इंडिया में ग्रो की जाती है। जैपोनिका ये जापान में ग्रो की जाती है, ये जापान में उगाई जाती है। और जैबोनिका ये इंडोनेशिया में उगाई जाती है, इंडोनेशिया में ग्रो की जाती है। तो इसकी जो सटाइवा की 3 स्पीसीज हैं, इंडिका इंडिया में, जैपोनिका जापान में और जैबोनिका इंडोनेशिया में। तो ये जो स्पीसीज की बात करें तो ये ओनली 2 कल्टीवेटेड है। सब स्पीसीज इसकी 2 हैं, जो कि इंडिका इंडिया, जैपोनिका जापान में और जैबोनिका इंडोनेशिया में। अब हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो जो पैडी होती है, पैडी में प्रोटीन की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रोटीन 6 to 7% होती है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वो ये है कि ये पूछा जाता है कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो अगर पैडी की हम बात करें तो इसमें ओराइजिनिन प्रोटीन पाई जाती है। ओराइजिन जिसे बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने % पाई जाती है ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें अगर फैट की बात करें, फैट 2 से 2.5% इसमें फैट होता है। और अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट जो इसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें होता है 64%। इसकी बात करें, इसमें हलिंग परसेंट ये 66% होता है। अब हम बात करें
कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, 100% फैट। अब हम बात करें इसका प्लांट्स की, तो प्लांट की बात करें तो ये C3 प्लांट है। C3 प्लांट मीन्स मैंने अभी आपने पुराना वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने C3 प्लांट क्या होते हैं, C4 प्लांट क्या होते हैं, ये मैंने बताया है। तो C3 प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे मीन्स इसे कम प्रकाश अवधि वाले पौधा कहते हैं। C3 शॉर्ट डे प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। सेल्फ पॉलिनेटेड स्वपरागित फसल है ये। जो भीट है, जो पैडी है, वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसके बाद हम इसकी बात करें, इसके केमिकल कंपोजिशन में महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इस पर चर्चा हो गई है इनका। इसके बाद हम C3 शॉर्ट डे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। अगर हम बात करें इसका ग्रोइंग, तो एशिया में टोटल जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन का 90% एशिया में होता है। अगर वर्ल्ड में 100 कुंटल या 100 टन प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें 90% केवल एशिया महाद्वीप में ही होता है। और हम बात करें प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रोडक्शन की दृष्टि से इसमें जो प्रथम स्थान है वो है चाइना का। चाइना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसकी बात करें एरिया की, एरिया जो है वो एरिया में इंडिया फर्स्ट नंबर पर है। और हम बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी में बेस्ट है USA, अमेरिका फर्स्ट प्लेस पर है प्रोडक्टिविटी में। तो ये करें इंडिया में बात करें प्रोडक्शन में जो फर्स्ट पोजीशन है वेस्ट बंगाल की है। एरिया में बात करें तो एरिया में भी वेस्ट बंगाल पहले स्थान पर है। और हम बात करें प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्टिविटी में पंजाब प्रथम है। तो ये एरिया में वेस्ट बंगाल, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में वेस्ट बंगाल है और प्रोडक्टिविटी में पंजाब है। अब कुल की बात करें, जो इसकी फैमिली की बात करें, तो पैडी जो है ग्रेमिनी कुल का पौधा है। ग्रेमिनी इसकी फैमिली है। अगर हम बात करें इसकी फैमिली ग्रेमिनी है, एंड्रोसियम की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है एंड्रोसियम। जितनी भी ग्रेमिनी फैमिली होती है सभी में 3 एंड्रोसियम पाए जाते हैं। एंड्रोसियम बोले तो नर जन्मांग जो जिसे बोलते हैं, वो बात करें सभी ग्रेमिनी फैमिली में 3 होते हैं, लेकिन राइस में 6 एंड्रोसियम होते हैं, पैडी में 6 एंड्रोसियम होते हैं। ये महत्वपूर्ण है। इसका सीड की बात करें तो कैरियोप्सिस कहलाता है। सीड कैरियोप्सिस कहलाता है। कैरियोप्सिस ये इसका सीड के बारे में इसकी बात करें तो जो इसको ग्रोइंग करने के लिए 4 to 6 pH इसके लिए बेस्ट माना जाता है। बेस्ट टेम्परेचर की बात करें, वेस्ट टेम्परेचर तो ये 27 से 35 सेंटीग्रेड बेस्ट टेम्परेचर होता है। हम इसके अगर हम टेस्ट वेट की बात करें, टेस्ट वेट मीन्स ये 21 ग्राम है। टेस्ट वेट किसे कहते हैं तो 1000
1000 ग्रेन्स का जो वेट होता है उसे टेस्ट वेट कहते हैं। 1000 ग्रेन्स का जो वेट होता है उसे हम टेस्ट वेट कहते हैं। टेस्ट वेट इसका 21 ग्राम है। और इसके बाद हम बात करें टेस्ट वेट के बाद सॉइल की अगर हम बात करें, सॉइल जो इसके लिए मृदा, तो क्ले लोइम सॉइल बेस्ड मानी जाती है। इसके लिए क्ले लोइम सॉइल बेस्ड है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन की अधिकता होती है। तो इसमें ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत आता है। विटामिन ए जो होती है, जिसका केमिकल नेम कैरोटीन होता है, इसकी कमी से रेटिनॉल, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होती है। तो ये जो ए है, गोल्डन राइस में विटामिन ए की अधिकता होती है। इसके बाद एक पैरावायलिन क्रिया होती है, पैरावायलिन। इसके द्वारा विटामिन B12 संरक्षित की जाती है पैरावायलिन के द्वारा। हम बात करें सभी जो जितनी भी क्रॉप्स होती हैं मोस्टली, इसमें अगर हम इसका पॉलिश करवाते हैं तो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरी कमी हो जाती है, विटामिन बी की कमी हो जाती है। अगर हम पॉलिश राइस लेते हैं तो उसमें इसकी कमी पाई जाती है। इसके बाद हम नर्सरी की बात करें। नर्सरी जो है, इसकी 3 सीजन है नर्सरी की। इसमें अस, अमन एंड बोरो, बोरो 3 नर्सरी का 3 टाइम होते हैं। अस की बात करें तो इसका अप्रैल मई, और अमन की बात करें तो जून जुलाई में इसकी नर्सरी पड़ती है। अस की अप्रैल मई में नर्सरी डाली जाती है, अमन की जून जुलाई में डाली जाती है। और बोरो की बात करें तो ये नवंबर दिसंबर में डाली जाती है। इसकी बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट होता है। मींस जो फसल की नर्सरी अप्रैल मई में पड़ती है वो अक्टूबर नवंबर में तैयार हो जाती है। ये क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए, मतलब काटने के लिए रेडी हो जाती है। और इसमें जो अमन की बात करें, इसमें नवंबर दिसंबर में क्रॉप ये तैयार हो जाती है। और बोरो की बात करें तो मार्च अप्रैल में ये मार्च और अप्रैल में ये फसल तैयार हो जाती है। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि अस की नर्सरी का सोइंग टाइम क्या है। तो इसका अप्रैल मई है, अमन का जून जुलाई है, और बोरो का नवंबर दिसंबर है। ये इसका हार्वेस्टिंग का पूछे तो अस का अक्टूबर नवंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमन का नवंबर दिसंबर, और इसका बोरो का मार्च अप्रैल। ये इसका टाइम होता है, इसका मतलब नर्सरी का टाइम होता है। इसके बाद अगर हम बात करें सीड रेट बीज दर। तो सीड रेट में अगर हम ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, ब्रॉडकास्टिंग इसके लिए 100 kg प्रति हेक्टेयर मीन ब्रॉडकास्टिंग का मतलब पहले कुछ प्रजातियां जो थी डायरेक्ट बोई जाती थी, ट्रांसप्लांट नहीं की जाती थी। ऐसी स्थिति के लिए ये 100 kg है। और ड्रिलिंग के लिए अगर हम बात करें तो ये 60 kg है, 60 kg प्रति हेक्टेयर। इसके बाद हम हाइब्रिड की बात करें, हाइब्रिड पैडी की 15 kg 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इसके बाद हम बात करें डैपोग मेथड में अगर हम बात करें तो इसकी जो डैपोग मेथड की है 1.5 से 3 kg, और
एक SRI सिस्टम होता है, SRI मेथड में बात करें तो 3 to 5 kg पर हेक्टेयर ये इनकी सीड रेट है। बात नर्सरी की अगर हम बात करें कितनी एरिया की आवश्यकता होती है, एरिया नर्सरी की आवश्यकता होती है मींस कितनी एरिया में एक हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग के लिए कितनी क्षेत्रफल नर्सरी की आवश्यकता होती है। तो जनरली अगर हम बात करें जो नर्सरी की आवश्यकता होती है, जनरली जो नर्सरी के लिए 500 मीटर स्क्वायर और लेट सोइंग, अगर लेट बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए लेट सोइंग के लिए 500 to 700 मीटर स्क्वायर। और अगर हम बात करें इसकी डेपो मेथड से 25 to 30 मीटर स्क्वायर। और अगर हम बात करें SRI सिस्टम से, SRI में जो इसकी आवश्यकता होगी, SRI मेथड में इसमें 100 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होगी। मीन्स आप ये समझिए, आपसे पूछा जा सकता है साधारणतया कितने क्षेत्रफल की नर्सरी एक हेक्टेयर ट्रांसप्लांट के लिए धान की पर्याप्त रहती है, तो 500 वर्ग मीटर। अगर हम लेट बुआई कर रहे हैं तो 500 से 700 वर्ग मीटर। और अगर डेपोक जो मेथड है, डेपोक विधि से डाल रहे हैं तो ये 25 से 30 वर्ग मीटर स्क्वायर नर्सरी की आवश्यकता होती है। SRI मेथड से अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो इसके लिए 100 वर्ग मीटर नर्सरी की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करें स्पेस की बात करें, स्पेसिंग जो रखी जाती है तो रो टू रो 20 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर। मीन्स धान की जो दूरी रखी जाती है, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, वो लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर और प्लांट से पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। ये स्टैंडर्ड मानक है। इसके बाद जो चर्चा करें, साधारणतः अगर नॉर्मली नर्सरी की बात करें तो नर्सरी जो है, नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए 21 दिन की बेस्ट मानी जाती है, 21 डेज। और अगर हम बात करें इन केस ऑफ डेपोक मेथड में ये 12 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। और जो डेपोक मेथड है ये, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। अगर आप धान की खेती पढ़ रहे हैं तो इसके लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। CRRI मीन्स सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरी ये है कटक उड़ीसा, CUTTAC, कटक उड़ीसा। ठीक, दूसरा है IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है मनीला फिलीपींस। तो ये दो, अगर आप कोई भी परीक्षा लिखते हैं बहुत पूछा जाता है CRRI कहाँ है, CRRI की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में है। और RRRI मींस इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मनीला फिलीपींस में है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी वो है संस्थाएं राइस की हैं। अगर हम बात करें डेपोक जो मेथड है, तो डेपोक मेथड IRRI के द्वारा डेवलप किया गया मेथड है। और डेपोक मेथड में विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ सॉइल, बिना भूमि के, बिना मृदा के कांटेक्ट में आए सीडलिंग तैयार की जाती है। ये
इसका खासियत है, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया, मोस्टली पूछा जाता है, पूछा जाता रहा है, पूछा जाता है इस प्रकार। अब हम इसकी वैरायटियों में अगर हम बात करें तो कुछ वैरायटियां हैं जिन्हें हम लिख लेते हैं। अगर हम वैरायटीज की बात करें तो फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस IR8 है। फर्स्ट हाइब्रिड बासमती इन वर्ल्ड, विश्व में सबसे पहली हाइब्रिड बासमती जो थी वो मीन्स फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस IR8, फर्स्ट हाइब्रिड बासमती ऑफ राइस PRH10, फर्स्ट हाइब्रिड राइस इन वर्ल्ड CORH10, म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी जगन्नाथ और सतारी, सुटेबल फॉर वाटर लगा, ऐसी कंडीशन जहां पानी भरा रहता है उसके लिए जलमंद वैरायटी है। मिरेकल राइस बहुत आता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो मिरेकल राइस की IR8 और TN1 ये प्रजातियां मिरेकल राइस की हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण चर्चा करें इसके बारे में। अगर हम बात करें कुछ, जैसे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी छूट गया था, तो जो पैडी है, पैडी का ड्वार्फ जीन जो होता है, ड्वार्फ जीन की बात करें तो वो है डी, ड्वार्फ जीन यहां लिख देता हूं, DG वू जेन, DG वू जेन इसके वोनेबल का जीन है ये, जिसके द्वारा ये वैरायटियों का प्रोडक्शन बढ़ा और जो मतलब पैडी जो क्रॉप थी वो बोनी हुई। इसके बाद हम बात करें इसकी फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी जो है, फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी वो है 30 से 40%, 30 से 40% है। कुछ महत्वपूर्ण हम बात करें, कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां जैसे खैरा बहुत आता है परीक्षाओं में, खैरा बीमारी जो लगती है धान में वो ज़ैलेन की डिफिशियंसी से, जिंक की डिफिशियंसी से लगती है। जिंक की कमी के द्वारा ये खैरा बीमारी हो जाती है। इसकी खोज डॉक्टर वाई एल नैने ने पंतनगर में की थी। पंतनगर यूनिवर्सिटी में इसकी खोज हुई थी, खैरा डिजीज। और एक एक्वाइची डिजीज बहुत पूछा जाता है, एक्वाइची डिजीज होता है हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता से ये हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें इसका महत्वपूर्ण बीड, सबसे महत्वपूर्ण जो इसका खरपतवार है वो है इकाइनोकोला क्रस गाली और इकाइनोक्लोआ कोलोनम, ये दो बीड हैं इसके महत्वपूर्ण। ये बीमारियां हुई। और इसकी बात करें, इसमें कीट की बात करें तो इसमें जो सबसे ज्यादा कीट जो इफेक्ट करते हैं वो गंधी बग है, गंधी बग और ग्रास हॉपर्स जो है, ग्रास हॉपर्स वो भी लगता है। बीमारियों में BLB भी बहुत लगता है, बैक्टीरियल लीफ, BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी लगता है, शीथ ब्लाइट भी लगता है। तो ये इनके लिए सुटेबल जो फंजीसाइड है वो डाल देंगे। हम बात करें वीट के जो पैडी के फील्ड से, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धान के खेत से पैडी से कौन सी गैस रिलीज होती है। पैडी क्रॉप रिलीज गैस, तो पैडी क्रॉप से माइथेन CH4 यानी माइथेन गैस जो है वो इससे रिलीज होती है धान के खेत से। तो ये रहे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।